हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि एसिड्स या फिर बेसिस आयनाइज होते हैं, यानी कि आयंस में डिसोसिएट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एसिड्स या फिर बेसिस को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, जिसमें हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि एसिड या फिर बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड्स की। जब हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। अब इसको समझने के लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है जिसमें हमने डाला है सॉलिड सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अब इस सोडियम क्लोराइड में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और वाटर की क्वांटिटी यानी कि अमाउंट बहुत ही कम है। जब हमने सोडियम क्लोराइड में कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐड किया तो क्या हुआ, चलिए समझते हैं इस इक्वेशन की मदद से। जो सोडियम है वो सल्फेट आयंस के साथ बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे और एक गैस यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है एक कलरलेस गैस है। अब जैसे ही HCl गैस प्रोड्यूस होती है हम इसको एक ट्यूब से पास कराते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम क्लोराइड। अब हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कंप्लीटली ड्राई करना है यानी कि मॉइस्चर फ्री रखना है, तो इसीलिए हम इस गैस को पास कराते हैं कैल्शियम क्लोराइड से। कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे ये गैस कंप्लीटली ड्राई हो जाएगी। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कंप्लीटली ड्राई हो जाएगी हम इस पर करेंगे लिटमस पेपर टेस्ट। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है ये हमने समझा था एसिड बेस इंडिकेटर्स लेक्चर में। हमने समझा था कि लिटमस पेपर एक एसिड बेस इंडिकेटर है, यानी कि ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अब यहाँ पर जो ड्राई HCl गैस है उसको हम लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो लिटमस पेपर है वो हम दो टाइप का लेंगे। पहला होगा ड्राई लिटमस पेपर, यानी कि जो लिटमस पेपर है वो मॉइस्चर फ्री होगा। जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ड्राई लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि लिटमस पेपर पे कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, यानी कि जो लिटमस पेपर है वो ब्लू ही रहा। लेकिन जब हम ड्राई HCl गैस को टेस्ट करते हैं मॉइस्ट लिटमस पेपर से, मॉइस्ट का मतलब है कि ये जो लिटमस पेपर है ये वेट है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जब हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर से टेस्ट किया HCl गैस को तो हमने देखा लिटमस पेपर का जो ब्लू कलर था वो चेंज हो गया रेड में। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि जो एसिड है वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयंस प्रोड्यूस करते हैं और स्पेसिफिकली हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक बिहेवियर के। जब हमने HCl गैस को टेस्ट किया ड्राई लिटमस पेपर से, यानी कि ये जो लिटमस पेपर है इसमें मॉइस्चर वाटर प्रेजेंट नहीं था, तो इस वजह से जो HCl गैस थी वो आयनाइज नहीं हो पाई, यानी कि हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए, जिस वजह से जो HCl गैस थी वो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर पाई। लेकिन
जब हमने HCl गैस को टेस्ट किया वेट लिटमस पेपर से। अब वेट का मतलब है कि इस लिटमस पेपर में वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट थे। सो जो HCl गैस थी उसने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया, रिएक्शन किया, जिस वजह से वो डिसोसिएट हो गई आयंस में और प्रोड्यूस हुए हाइड्रोजन आयंस। अब हाइड्रोजन आयंस के प्रोड्यूस होने की वजह से जो HCl गैस थी वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर पाई, जिस वजह से जो ब्लू लिटमस पेपर था उसका कलर चेंज हो गया रेड कलर में। तो इसका मतलब जो HCl है, जो एसिड्स हैं, वो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं और अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि जब हमने HCl को वेट लिटमस पेपर से टेस्ट किया तो एक्चुअल में HCl और वाटर के बीच में क्या रिएक्शन हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें मैंने मेंशन किया है HCl और वाटर को यानी कि H2O को। जब HCl ने H2O के साथ रिएक्ट किया तो बना H3O प्लस आयन और Cl माइनस आयन। H3O प्लस आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन और Cl माइनस को जैसा कि हमें पता है बोलते हैं क्लोराइड आयन। जैसे ही HCl ने H2O के साथ रिएक्ट किया तो दो आयंस बने, हाइड्रोनियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोनियम आयन है वो कैसे बना। चलिए समझते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। सिमिलरली जब HCl वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस में। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयंस यानी कि H3O प्लस आयंस। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो H2O के साथ कंबाइन हो गया है और बन गया है H3O प्लस यानी कि 3 हाइड्रोजन एंड सिंगल ऑक्सीजन। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो H3O पे ट्रांसफर हो गया है। इस तरह से हाइड्रोजन आयंस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होते हैं और बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयंस। अब चलिए इन दोनों रिएक्शंस को सम अप करते हैं और हम देख सकते हैं कि जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो इस तरह से होगी, जिसमें HCl plus H2O will give H3O plus ions and chloride ions यानी कि Cl minus ions। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो हमेशा वाटर में ही बनेंगे, तो इसीलिए हाइड्रोजन आयंस को लिखा जाता है H प्लस एक्वस की फॉर्म में। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन आयंस लिख रहे हैं तो हमेशा हमें मेंशन करना है उनकी एक्वस स्टेट को, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस। हमने देख लिया है कि जब एसिड वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो बनाते हैं हाइड्रोजन आयंस यानी कि हाइड्रोनियम आयंस। अब चलिए समझते हैं कि जब बेसिस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है। अब हमें बहुत से बेसिस के एग्जाम्पल पता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है यानी कि डिसोसिएट हो जाता है सोडियम आयंस और OH माइनस आयंस में यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस में। अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस बना रहा है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस एक बेस है। जैसे कि यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो डिसोसिएट हो गया वाटर में हाइड्रोक्साइड आयंस में। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है पोटेशियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बनते हैं मैग्नीशियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। अब बहुत तरह के बेसिस होते हैं,
जैसे कुछ बेसिस होते हैं जिनको हम एल्कलीज बोलते हैं। एल्कलीज वो बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन सभी बेसिस को हम एल्कलीज बोलते हैं, विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। अब ये जो एल्कलीज होते हैं ये सोपी होते हैं टच में, यानी कि स्लिपरी होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं और कोरोसिव होते हैं नेचर में, यानी कि कोरोजन करते हैं। सो एल्कलीज वो बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और हमें इनके दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब कुछ ऐसे भी बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड। सो अभी तक हम समझ चुके हैं कि जो सारे एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और जो सारे बेसिस हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। तो क्या हम इन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह देख सकते हैं? चलिए समझते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और बनता है सॉल्ट और वाटर। अब हमने इस रिएक्शन के बहुत से एग्जाम्पल्स पढ़े थे। चलिए एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में मैंने एसिड की जगह पर लिया है HX। X यहाँ पर हमारा इमेजिनरी एनायन है। एनायन का मतलब होता है वो एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर आप कह सकते हैं X यहाँ पर एक नॉन मेटल है। सो यहाँ पर HX एक एसिड है और MOH एक बेस है, जिसमें जो M है वो मेटल की तरह काम कर रहा है। सो जब ये एसिड इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो मेटल है वो इस नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा और बन जाएगा एक सॉल्ट जो है MX। अब यहाँ पर बचा है H यानी कि हाइड्रोजन एंड OH। सो ये आपस में कंबाइन होंगे और बनेगा HOH। अब यहाँ पर HOH क्या है? HOH का मतलब है वाटर, यानी कि H2O मॉलिक्यूल्स। सो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो हाइड्रोजन आयंस है वो हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जिसके बाद बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन आयंस का मतलब होता है एसिडिक बिहेवियर और हाइड्रोक्साइड आयंस का मतलब होता है बेसिक बिहेवियर। अब ये दोनों आयंस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो हम इन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह देख सकते हैं। सो आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एसिड और बेसिस इन अ वाटर सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में हमने समझा एसिड और बेस एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक या फिर बेसिक बिहेवियर के। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।